Hello student, myself Sandeep Kumar Sinha, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। Functions of central bank I have already discussed in my previous video। सेंट्रल बैंक का जो बाकी फंक्शंस है अपार्ट फ्रॉम दिस क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये मैं अपने पहले वीडियो में इसे बता चुका हूं, चर्चा कर चुका हूं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली गो थ्रू दैट लिंक इफ यू हैव टू लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वो लिंक पर जा सकते हैं एंड बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द लिंक यू कैन हैव दैट सिंपल कंटेंट। अपार्ट फ्रॉम दीज और अमंग दोज फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं केंद्रीय बैंक के, सेंट्रल बैंक के, उसमें मुख्य कार्य, द मेन फंक्शन और प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू रेगुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। कैसे? तो थ्रू द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। मतलब ये जो भी केंद्रीय बैंक का कार्य है, जितने भी कार्य हैं, उन सब कार्य में मुख्य कार्य जो केंद्रीय बैंक का, सेंट्रल बैंक का है, वो है साख नियंत्रण, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल कब? ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, दैट इज मुद्रास्फीति, जब भी बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है, डिफ्लेशन जब बहुत ज्यादा प्राइस घट जाता है, तो उस वक्त केंद्रीय बैंक जो है वो क्वांटिटी जो है मनी का घटाकर बढ़ाकर, या फ्लो जो क्रेडिट का है उसे घटाकर बढ़ाकर, मींस इकोनॉमी को रेगुलेट करता है। ये प्रिंसिपल फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, टू रेगुलेट द इकोनॉमी थ्रू द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ डज अ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट? मतलब सेंट्रल बैंक जो भी है, केंद्रीय बैंक, साख का नियंत्रण कैसे करता है? तो सिंपल आंसर इज दैट थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब अपनी जो मौद्रिक नीति है, दैट इज रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में है उस पर नियंत्रण करके ये करता क्या है, ये दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी controls the situation of the economy during times of inflation and deflation। ये हमारा क्रेडिट कंट्रोल जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, मुख्य बैंक का, ये जो मुख्य कार्य है सेंट्रल बैंक का, मुख्य कार्य है किसी भी केंद्रीय बैंक का, ये मुख्य कार्य है क्रेडिट कंट्रोल करना। नाउ व्हाट इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक का है वो क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, व्हाट आर दोज मेजर्स इंक्लूडेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो इसके पहले एक पॉइंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर, व्हाई इज सेंट्रल बैंक इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई? मतलब केंद्रीय बैंक जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की स्थिति में होता है या साख को नियंत्रण करने की स्थिति में होता है, कैसे करता है, कैसे ये संभव है? तो दैट इज सेंट्रल बैंक जो भी है, इट इज इन अ पोजीशन टू कंट्रोल द और इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई बिकॉज ऑफ इट्स टू फंक्शंस। ये दो कार्य जो है ये इसको मिस पावर्स देता है टू कंट्रोल द क्रेडिट एंड फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। फर्स्ट हमारा क्या है, इट हैज द मोनोपोली पावर ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स इशू करने का इसका मोनोपोली है, एकाधिकार है, मतलब और कोई दूसरा संस्था ऐसा नहीं है जो करेंसी नोट्स इशू करता है। तो जस्ट बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी, जब भी कोई सपोज इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस राइज बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा,
ये इशू करेंसी नोट्स का जो क्वांटिटी जो है मनी का वो घटा देगा। जब डिफ्लेशन होगा तो ये बढ़ा देगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन एग्जिट पॉइंट। सेकंड हमारा क्या है, कस्टोडियन है ये हमारा कैश रिजर्व्स का। जो भी कॉमर्शियल बैंक्स है, एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट अ सर्टेन परसेंटेज of its total deposits in the form of cash with the central bank of the country। हर कॉमर्शियल बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात में जो भी वो पैसा है वो सेंट्रल केंद्रीय बैंक में कैश में जमा करना होता है। उस अनुपात को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। मीन्स द सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व। सेंट्रल बैंक के पास हर कमर्शियल बैंक्स का पैसा जमा होता है एंड दैट परसेंटेज इज आल्सो फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। क्योंकि होल्डिंग द कैश रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, तो ये सीआरआर को घटाकर या बढ़ाकर किसी भी कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन फैसिलिटी जो है, जो उसका है क्षमता, कैपेसिटी, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेंट्रल बैंक जस्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सीआरआर। जब भी इन्फ्लेशन होगा तो कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बढ़ा देगा। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम होगा। सपोज 10 करोड़ उसको एक्स्ट्रा जमा करना पड़ गया सेंट्रल बैंक के पास और क्रेडिट मल्टीप्लायर सपोज 10 है, तो एक बैंक के एग्जिट पॉइंट से 100 करोड़ 10 into 10 100 करोड़ का जो फ्लो होगा मनी का इकोनॉमी में वो रुक जाएगा, उतना घट जाएगा। ऐसे से कितने बैंक्स हैं। तो डिफ्लेशन में जस्ट इसका उल्टा, डिफ्लेशन में क्या करेगा, सीआरआर का जो वैल्यू है वो घटा देगा। नाउ द कैश रिजर्व्स विद द कमर्शियल बैंक वुड बी मोर, कैपेसिटी ऑफ creation would be more, flow of money supply would be more. So because of these two functions performed by central bank, that is issuing currency notes and holding the cash reserves of the commercial banks as per the statutory law, एक नियम है जिसमें जमा करना होता है। सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड सिंपली रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। Now what is that monetary policy with the help of which it controls? कौन सा वो मौद्रिक नीति है केंद्रीय बैंक का जो इसे मदद करता है साख नियंत्रण में। तो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर्स है ना, मेजर्स हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का 2 है। नंबर 1 इज क्वांटिटेटिव मेजर्स कहते हैं, दैट सिंपली फोकस ऑन द क्वांटिटी, मींस संख्यात्मक। नंबर 2 इज क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक कहते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या मेजर्स जो भी है मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट सिंपली इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई। जो भी मनी सप्लाई है, क्वांटिटी जो मनी सप्लाई का वो उसे घटाता है या बढ़ाता है, या फ्लो ऑफ क्रेडिट को बढ़ाता घटाता है, ये है क्वांटिटेटिव मेजर्स। और क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है, एक दिशा देता है क्रेडिट को किस दिशा में जाना चाहिए। मतलब जो भी क्वांटिटी ऑफ मनी है विच कैन बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, कौन सा सेक्टर एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी इज डिजायर्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव। मींस क्वालिटेटिव मेजर्स जो भी है मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट रेगुलेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिशा देता है जो भी क्रेडिट जो फ्लो का है उसका दिशा कौन सा होगा, वो रेगुलेशन है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर और चैनल ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमारा 3 है। पहला हमारा क्या है, बैंक रेट, बैंक रेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट, एंड द रिलेटेड टर्म्स इसके साथ है रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट हमारा एक तरह से लेंडिंग रेट्स है। डिस्काउंट रेट है मतलब जिसमें रीडिस्काउंट करता है सेंट्रल बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, एंड द रिलेटेड विद दिस बैंक रेट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है ऑन द डिपॉजिट्स, दैट इज ऑफ द सरप्लस फंड बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो ये हमारा तीनों इंस्ट्रूमेंट्स आएगा फर्स्ट इन द क्वांटिटेटिव मेथड्स of credit control. Number 2 is open market operations, that is sale of securities, bonds, etc. by central bank
to the commercial bank and to the public during times of inflation or deflation as per the requirements. ये हमारा open market operation. Third one is the legal reserve ratio containing two components. One is CRR and SLR, cash reserve ratio एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये एक डिपॉजिट्स का एक परसेंटेज है दैट एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप इन कैश विथ इटसेल्फ एज वेल एज विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. जो अपने पास रखता है वो जो परसेंट करता है SLR, और जो सेंट्रल बैंक के पास कैश में रखता है वो कराता है CRR. तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हमारा है क्रेडिट कंट्रोल का, दैट इज quantitative methods or instrument of credit control. Now we move on to the qualitative, that simply regulates the direction of flow. मतलब एक दिशा देता है कि किस तरफ ये क्रेडिट जाएगा. इसमें फर्स्ट हमारा है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हमारा सिंपल टर्म्स में कहते हैं जो भी एसेट्स है वैल्यू एंड द सैंक्शन अमाउंट जो लोन है उसका डिफरेंस, दैट इज मार्जिन मनी. और सिंपल लेमन भाषा में कहेंगे तो जितना कैश डाउन पेमेंट हम करते हैं ड्यूरिंग द टेकिंग ऑफ एनी लोन बाय कमर्शियल बैंक, दैट इज सिंपली मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. क्रेडिट राशनिंग, राशनिंग का मतलब कहते हैं कोटा फिक्सेशन. मतलब मैक्सिमम कोटा ऑफ अ सर्टेन लोन इज फिक्स्ड बाय द दैट इज सेंट्रल बैंक. इस लिमिट में इतना इसका लिमिट होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख. क्रेडिट राशनिंग. थर्ड वन इज moral suasion, means a simple instructions to the bank, that is commercial bank, by the central bank on moral grounds not to issue loans on a particular project and to issue loans in a particular project. किसमें देना है किसमें नहीं देना है, on moral grounds you are instructed to do or not to do. And the last one is that is direct action. मतलब if any commercial bank does not follow the instructions given by the central bank so far as flow of credit in the economy is concerned. जो भी निर्देश देता है केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक्स को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर वो कमर्शियल बैंक्स फॉलो नहीं करता है देन द लास्ट एक्शन इज डायरेक्ट पेनल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट दैट कमर्शियल बैंक. उसके बाद कमर्शियल बैंक्स पर एक्शन होता है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड द एक्सट्रीम एक्शन इज डी लाइसेंसिंग, मतलब उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देना. तो ये हमारा 2 मेजर्स है मॉनेटरी पॉलिसी का सेंट्रल बैंक का, जिसके द्वारा कोई भी केंद्रीय बैंक हमारे देश में क्रेडिट कंट्रोल करता है, मींस साख का नियंत्रण करता है या फ्लो जो है मनी सप्लाई का इकोनॉमी में घटाता है या बढ़ाता है. आज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करूंगा किसके बारे में, ओनली दिस बैंक रेट एंड द रिलेटेड टर्म, दैट इज रेपो रेट, डिस्काउंट रेट, reverse repo rate. Means in this very video I will discuss only the bank rate or discount rate, repo rate and reverse repo rate as an instrument of quantitative methods of credit control. Now let's discuss bank rate or discount rate as an instrument of credit control. First let me have the meaning. What is the meaning of bank rate or discount rate? बैंक रेट या डिस्काउंट रेट एक तरह से क्या है, लेंडिंग रेट है ये सेंट्रल बैंक का, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन्स देता है या उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, नहीं फॉर लॉन्गर पीरियड. तो जो भी जिस रेट पर लोन्स देता है कॉमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, दैट इज और रीडिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट और डिस्काउंट रेट कहते हैं. तो बैंक रेट और डिस्काउंट रेट कैसे हमारा एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल बैंक का टू कंट्रोल द क्रेडिट और टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. In any economy there are two situations. In at one point of time price level rises, that is called as inflation or price rise situation. Another situation is that is deflation, called as price fall situation. So what the central bank does during inflation and deflation so far as bank rate is concerned, let us discuss it one by one. Suppose there is a situation of inflation. अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है मतलब प्राइस लेवल इज ऑन द टॉप, गोज ऑन राइजिंग, दाम बढ़ता जा रहा है, दैट कॉल्ड हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति.
जब भी मुद्रास्फीति होगी या इन्फ्लेशन का केस होगा, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ सिंपल कहते हैं एक्सेस डिमांड. व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज मोर इन द इकोनॉमी इन कंट्रास्ट टू द सप्लाई, देन इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड कहते हैं. जब भी एक्सेस डिमांड होगा, दैट विल लीड टू द प्राइस राइज सिचुएशन इन द इकोनॉमी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. तो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन व्हाट द सेंट्रल बैंक विल डू, बैंक रेट बढ़ा देगा. बैंक रेट क्या है? लेंडिंग रेट है, पर जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को लोन्स देता है सेंट्रल बैंक, मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है हमारा ये फॉर बैंक्स बढ़ जाएगा. मतलब जो बोरो करने का कॉस्ट है, मतलब लोन महंगा हो गया कॉमर्शियल बैंक्स के लिए. जिस रेट पर सेंट्रल बैंक लोन देता है वो लोन महंगा हो गया. तो व्हाट इज द नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स जो भी हमारा है दे आर डिस्करेज्ड टू बोरो, माने बोरो वो अब कम करेगा, मतलब लोन्स कम लेगा, या अगर लेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा देन दे आर फोर्स्ड to increase their own lending rates to the people. Whenever commercial bank grants loan to the people, suppose the amount is borrowed from the central bank at a higher rate of interest, and if it is lending to the people, then the market rate of interest would be higher than that. Means what is the next result? That is market rate of interest इंक्रीजेज. बाजार में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक्स लोन्स देता है पीपल को, कमर्शियल बैंक्स का नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शंस है ना हमारा, दैट इज कॉल्ड एज ये एडवांसिंग लोन्स. पता जो भी लोन्स देगा तो क्या होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा. मतलब पब्लिक के लिए अब लोन महंगा हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज नाउ कॉस्टलियर फॉर द पीपल. देन व्हाट इज द नेट रिजल्ट? तो जो भी हमारा होगा डिमांड जो होगा ये लोन्स का वो घट जाएगा. दैट इज डिमांड, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड फॉर लोन्स बाय द पीपल. जो लोग कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं फॉर टेकिंग अ लोन फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, देन दैट डिमांड वुड गो ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? तो बैंक रेट सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया, एंड द रिजल्ट, नेट रिजल्ट इज द इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द डिमांड फॉर लोन्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स वुड डिक्रीज. डिमांड घटेगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी खर्च हमारा है अपना कंजम्पशन पर्पस पे या इन्वेस्टमेंट पर. सपोज कहते हैं कि हमें एक मोटर व्हीकल लेना था लोन पर, तो मोटर व्हीकल इज फॉर कंजम्पशन पर्पस. बैंक्स के पास गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज था पहले 10%, अब हो गया 15%. नाउ आई एम पेइंग मोर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय द बैंक. मीन द अमाउंट बोरोड फ्रॉम द लोन नाउ बिकम्स कॉस्टलियर. तो हमारा जो भी कॉस्टली हो गया, मतलब प्राइस उस लोन का बढ़ गया, तो डिमांड वुड बी डिक्रीजिंग विथ द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा डिमांड लोन्स का घटता जाएगा. तो अब हम उतना पेमेंट किसने की स्थिति में नहीं है, हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता, हमारा इनकम पता है फिक्स्ड है, तो हमने क्या लोन फोरगो कर दिया. तो जितने का भी वो लोन था फॉर कंजम्पशन पर्पस वो हमने फोरगो कर दिया, उतना एक्सपेंडिचर घट गया. वैसे ही इन्वेस्टमेंट पर्पस के कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोड्यूसर्स दे आल्सो टेक लोन्स फ्रॉम द और दे बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स. तो बिकॉज ऑफ द कॉस्टली लोन्स नाउ, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट जो रेट था बैंक रेट बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट पर भी जो खर्च होगा वो घट जाएगा. दैट इज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. और इसके कारण क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड घटेगा. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, दैट इज सम टोटल of consumption expenditure and investment expenditure. तो aggregate demand घटेगा, aggregate supply remaining unchanged, price level will fall. That is the simple effect of rise in bank rate during times of inflation. But the flow of credit, money supply घट जाएगा, aggregate demand घटेगा, और क्या होगा, price level fall कर गया. तो that is simple use or the bank rate as an instrument of quantitative methods of credit control. Same is the case with the repo rate. Repo rate भी हमारा एक तरह से क्या कहते हैं, lending rate है. This is the rate at which the central bank lends short-term loans to the commercial bank against security.
बिना सिक्योरिटी के रेपो रेट में लोन्स सेंट्रल बैंक नहीं देता कॉमर्शियल बैंक को। तो जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन देता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। तो जो हमारा इफेक्ट बैंक रेट का है वही इफेक्ट रेपो रेट का भी होगा। मतलब जब भी इन्फ्लेशन होगा सेंट्रल बैंक विल रेज दिस रेपो रेट। नाउ कम टू द सेकेंड सिचुएशन, दैट इज डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन की स्थिति होगी, that is price fall situation in the economy, then what would be the simple policy measure of the central bank to control the volume of credit and money supply in the economy? That is second case, deficit demand results in deflationary gap, that is deflation price fall situation। तो जब भी हमारा ये price fall situation होगा तो क्या होगा? During deflation इन द इकोनॉमी, हम एक एक वर्ड बस इसमें मिटाते चले जाएंगे एंड द रिजल्ट जो होगा वो इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन जो होगा एज एन इंस्ट्रूमेंट वो आता जाएगा। डिफ्लेशन दैट इज कॉल्ड द डिफिशिएंट डिमांड। मतलब जब भी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड हमारे इकोनॉमी में कम होगा इन कंट्रास्ट टू द एग्रीगेट सप्लाई, then it causes a price fall situation in the economy called a deflationary trend or situation in the economy में डिफ्लेशन। जब भी डिफ्लेशन होगा तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक वैसी स्थिति में? डिफ्लेशन का मतलब सिंपल कहते हैं क्या, प्राइस घट रहा है। कोई भी कॉमोडिटी का, कोई भी सर्विस का कीमत बाजार तय करता है। बाजार में अगर एग्रीगेट डिमांड कम है और सप्लाई अधिक है इन कंट्रास्ट, देन देयर वुड बी डंपिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द इकोनॉमी and the sellers or producer would start competing against one another, leading to a price fall situation in the economy। तो whenever due to that अगर price fall situation है तो इसका सिंपल मतलब क्या है हमारा यहाँ पर कि लोगों के पास पैसा कम है, डिमांड कम है बाजार में, मतलब पैसे का फ्लो बढ़ाना है, फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ाना है। हाउ देन सेंट्रल बैंक means increases the flow of credit during the times of deflation। तो बैंक रेट as an instrument of credit control, how it is used by central bank during the credit, ये जो हम करते हैं ना ये फ्लो बढ़ाना, तो बैंक रेट यहां पर क्या था, हमने लिखा था क्या कि बढ़ा दिया था during the period of that is inflation। अब बैंक रेट यहां पे क्या हो जाएगा, is decreased। बैंक रेट को घटा देगा कौन, सेंट्रल बैंक। जैसे ही ये घटा देगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, मतलब हमने यहां लिखा था इंक्रीजेस ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब बैंक रेट अगर घट गया मतलब लोन सस्ता हो गया कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बैंक्स जो हमारा हो गया वो डिक्रीज कर गया, घट गया। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीजेस, ये घट गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट गया, लोन सस्ता हो गया, तो क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक्स नाउ दे आर इनकरेज्ड टू बोरो। अब कॉमर्शियल बैंक्स लोन्स ज्यादा लेगा फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, है ना, तो दे आर इनकरेज्ड, कॉमर्शियल बैंक्स आर इनकरेज्ड टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स एंड दे आर फोर्स्ड टू, जब अपने वो लोन्स सस्ता लेके आएगा तो लोन जो देगा पब्लिक को वो भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, तो टू डिक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स टू द पब्लिक, व्हेनेवर दे लेंड a certain amount to the public, the rate of interest would fall. Why? Because bank rate has been lowered or decreased by the central bank of the country, and due to the decrease in the lending rate, now market rate of interest ये घट जाएगा. बाजार में अब जिस रेट पर लोगों को लोन उपलब्ध होगा वो रेट ऑफ जो हमारा इंटरेस्ट होगा इन द मार्केट दैट डिक्रीजेज, ये घट जाता है. अब इसके घटने के कारण क्या हो जाएगा, लोग अब लोन ज्यादा लेंगे, लोन सस्ता हो गया, तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे टू बोरो फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स, then they would move or approach a bank for a certain loan. There would be an increase in demand for loans by the people. लोगों के द्वारा loans का demand जो है वो बढ़ जाएगा, and due to the increase in the demand for loans by the people, there would be an increase in expenditure. जो भी लोगों का खर्चा है consumption पर और investment पर वो बढ़ जाएगा. That is increase in expenditure on consumption
एंड इन्वेस्टमेंट, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा विच इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड दैट इज राइजेज, बढ़ेगा, एंड एग्रीगेट सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज, प्राइस लेवल जो हमारा यहां पर होगा वो बढ़ जाएगा। मींस जो पहले प्राइस फॉल सिचुएशंस था है ना, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डिमांड, देन द प्राइस लेवल इंक्रीजेज एंड द सिचुएशन ऑफ डिफिशियंट डिमांड इज वाइप्ड आउट इन द इकोनॉमी, घट गया। सेम रिजल्ट अगेन विद द रेपो रेट, रेपो रेट के साथ भी सेम रिजल्ट आता है, मतलब रेपो रेट हमारा क्या होगा, इस डिफ्लेशन सिचुएशन में घटा देगा, है ना, और घटने के बाद जो ये रेट जो हमारा है रिजल्ट इफेक्ट इज द सेम विद द दैट इज रेपो रेट। माने इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन, इन बोथ द सिचुएशंस बैंक रेट और डिस्काउंट रेट आल्सो इट इज कॉल्ड एज, एंड द रेपो रेट ये जो हमारा है इट कैन बी यूज्ड एज अ इफेक्टिव टूल टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। इसके बाद इससे टर्म जो एक हमारा रिलेटेड है, नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू दिस बैंक रेट और रेपो रेट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट है क्या, ये जो हमारा है रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स देयर सरप्लस फंड इन द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक में जो अपना सरप्लस फंड जिस रेट पर वो कॉमर्शियल बैंक जमा करता है टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। मींस जिस समझो सिंपल भाषा में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को फॉर देयर डिपॉजिट्स इन द सेंट्रल बैंक, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। नाउ हाउ दिस इज यूज्ड as an effective instrument of credit control, let us discuss it. Now let's have a look at the reverse repo rate as an instrument of credit control measures by the central bank. Just now I have discussed what is reverse repo rate. पर सिंपल ये क्या है, हमारा एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर कॉमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड जमा करता है सेंट्रल बैंक के पास, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा होगा कब, जब रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा, तो ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो कोई भी सपोज आई हैव सम अमाउंट टू डिपॉजिट एंड इन द मीन टाइम द कॉमर्शियल बैंक रेज्ड द इंटरेस्ट रेट सपोज 5 to 8%, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डिपॉजिट ऑल माय सरप्लस अमाउंट विद द कॉमर्शियल बैंक टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्ट। व्हाट इज द लास्ट इंटरेस्ट, तो सिमिलर सिचुएशन इज देयर। जब भी कॉमर्शियल बैंक का जो भी है क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डिपेंड करता है उसके कैश स्टॉक पर, कैश रिजर्व्स पर। जब भी रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज द सेंट्रल बैंक डूइंग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइज सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा रेज कर देता है, मींस रिवर्स रेपो रेट सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट जिस पर वो सरप्लस फंड कॉमर्शियल बैंक जमा करता है वो सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, देयर इज अ लस्ट टू अर्न मोर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, तो कॉमर्शियल बैंक विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इट्स सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। उससे क्या हुआ, उसके पास कैश रिजर्व जो था जिसके बेसिस पर वो लोन्स एडवांस करता है वो घट गया, मींस इट्स क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से उसका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट गया, मतलब फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज, मनी सप्लाई घटेगा, एग्रीगेट डिमांड घटेगा, प्राइस लेवल फॉल करेगा। मींस दिस इज सिंपल अटैक ऑन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड इन दिस मैनर इट इन्फ्लुएंसेस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। रिवर्स इज द सिचुएशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या करेगा सेंट्रल बैंक कि ये जो हमारा है रिवर्स रेपो रेट को घटा देगा, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स कम करेगा, उसके पास कैश स्टॉक जो होगा फॉर एडवांसिंग लोन्स अधिक होगा, मोर अमाउंट ऑफ लोन वुड बी सैंक्शन टू द नीडी पीपल, फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा, फ्लो ऑफ मनी सप्लाई बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज एंड द प्राइस लेवल विल राइज इन द इकोनॉमी। तो दैट इज द इफेक्ट और सिंपल यूज ऑफ रिवर्स रेपो रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स बाय द सेंट्रल बैंक। तो जो भी हमने डिस्कस किया सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में बैंक रेट, उसके साथ बैंक रेट या कहते हैं डिस्काउंट रेट, सेकेंड वन इज द रेपो रेट
and third is the reverse repo rate. That's all about bank rate or discount rate, repo rate and reverse repo rate as an instrument of credit control measures. See you very soon in the next video.